नमस्कार मित्रों, यमएस स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं वायुमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर और जी के संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ठीक है, लास्ट तक आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा। ये क्वेश्चन पे रिपीटेड क्वेश्चन हैं, कई बार पेपर में आ चुके हैं, अलग अलग पेपरों में कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए लास्ट तक वीडियो तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? देखिए, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है। वायुमंडल का अस्थायी तत्व क्या है? वायुमंडल का अस्थायी तत्व क्या है? जलवाष्प है। पृथ्वी का वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है? विकिरण द्वारा। किसके द्वारा? विकिरण द्वारा। ठीक है, ध्यान से आप लोग देखिएगा पूरा वीडियो। आगे है, वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस सबसे अधिक है? आर्गन। कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है, सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। ठीक है। सूर्य की तीव्र किरणों से झुलसने में कौन से गैस हमारी रक्षा करती है? ओजोन। आगे वीडियो है, भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल में तापमान वृद्धि की क्रिया को क्या कहते हैं? देखिए, पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल में तापमान वृद्धि की क्रिया को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव। क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव। कई बार क्वेश्चन आया है कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिए। ठीक है। भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल में तापमान वृद्धि की क्रिया को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने % है? 78%। ठीक है। क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई कितनी है? 14 किलोमीटर। किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? क्षोभ मंडल को। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, अच्छे से ध्यान से देखिए। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में होता है। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होते हैं? क्षोभ मंडल के कारण होते हैं। ओजोन परत कहाँ स्थित है? समताप मंडल में। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ओजोन परत कहाँ स्थित है? समताप मंडल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समताप मंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है? भूतल पर पराबैंगनी विकिरण पात को रोकना। ठीक है, जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उनको रोकना। दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के किस भाग से परावर्तित होती है? आयन मंडल से। ठीक है। वायुमंडल में कौन सा रसायन ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प की मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? क्षोभ मंडल में। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? ओजोन मंडल। हवाई जहाज उड़ने के लिए कौन सा मंडल उपयुक्त है? समताप मंडल। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल की निचली परत क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल कहलाती है। ठीक है, चलिए जीके के क्वेश्चन हम देखते हैं। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मखदूम में है। ठीक है, कहाँ है? मखदूम में है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। ठीक है, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक में है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए दोस्त आगे चलते हैं। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? प्रयागराज में। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ स्थित है? कोलकाता में। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? देहरादून में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास कहाँ है? केंद्र जो है वो कोयम्बटूर में है। ठीक है, कोयम्बटूर में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। केंद्रीय मृदा एवं रवरता अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण कहाँ है? कोलकाता में है। राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? झांसी में है। केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जोधपुर में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हिसार में है। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? चंडीगढ़ में है। राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र धनबाद झारखंड में है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान कहाँ है? कोलकाता में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ है? शिमला में है। भारतीय वन अनुसंधान देहरादून में है। भारतीय वन्य जीव अनुसंधान देहरादून में है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? इज्जत नगर है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जादूगोड़ा झारखंड में है। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है? पूना में है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ मनोविज्ञान के क्वेश्चन देख लेते हैं। भाषा का मुख्य कौशल है लिखना, सुनना, पढ़ना, बोलना, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है, उपयुक्त सभी। ठीक है, लिखना, सुनना, पढ़ना, बोलना सभी भाषा के कौशल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भाषा के मुख्य तत्व होते हैं ध्वनि, संकेत, चिन्ह, सभी। तो सभी होते हैं दोस्तों। डी उत्तर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। डी उत्तर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्वनि भी होते हैं, संकेत भी होते हैं, चिन्ह भी होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम होता है राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, द्वितीय भाषा, प्रादेशिक भाषा। देखो दोस्त, बालक को केवल मातृभाषा आती है, इसलिए भाषा शिक्षण मातृभाषा ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मातृभाषा का अर्थ है परिवार की भाषा, माँ की भाषा, पिता की भाषा, उपयुक्त सभी। तो डी आंसर बिल्कुल सही है आपका, ये तीनों राइट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य होता है मानसिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, उपयुक्त सभी। तो तीनों विकास होते हैं, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक तीनों विकास होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि है आगमन विधि, निगमन विधि, अनुकरण विधि, उपयुक्त सभी। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ, आगमन होना है। ठीक है, आगमन होगा, आगमन। ठीक है, आगमन होना चाहिए। चलिए, तो अनुकरण विधि, जो मातृभाषा का प्रमुख शिक्षण विधि है वो अनुकरण करके ही बच्चा सीखता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा अधिगम के कारण होते हैं भाषा विज्ञान, व्याकरण, भाषा कौशल, उपयुक्त सभी। तो ये तीनों होते हैं। ठीक है, भाषा विज्ञान, व्याकरण, भाषा कौशल तीनों होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक हैं। तो इसके जो राइट आंसर है वो डी है, आर के डेविस हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है रॉबर्ट मैगन ने, रॉबर्ट मिलर ने, बी एस ब्लूम ने, बी ओ स्मिथ ने।
तो आपका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, BS ब्लूम ने किया है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण होता है ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, सभी। तो ये सभी होते हैं। ठीक है, सभी, आपका डी आंसर बिल्कुल राइट होगा, सभी होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र की पालना किस विधि में स्पष्ट दिखाई देती है? तो दोस्तों ये बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, निगमन विधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रयोगशाला में कार्य करते समय विद्यार्थी किस विधि का अनुसरण करता है? आगमन विधि का। ये आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए कौन सी विधि आपकी दृष्टि में उत्तम होगी? आगमन विधि। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या होती है 11 होती है। ये आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, 11 होती है। हिंदी भाषा में मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। डी आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा की प्रथम सार्थक इकाई होती है शब्द होती है। ठीक है, भाषा की सर्वप्रथम इकाई शब्द होती है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गद्य साहित्य का मुख्य प्रकार या स्वरूप है, देखिए उसका है सृजनात्मक। ठीक है, सृजनात्मक गद्य। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गद्य शिक्षण की प्रमुख विधि है उद्बोधनविद, प्रवचनविद, स्पष्टीकरण। ये तीनों गद्य शिक्षण की विधियां हैं दोस्तों। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण की विधि प्रयोग में ली जा सकती है या ली जाती है सभी विधि, अर्थबोधविद, प्रवचनविद, स्पष्टीकरण विद, उपयोग सभी, सभी ये तीनों विधि माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण की विधि में प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि है, देखिए आगमन, निगमन विधि। ये दोनों विधि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, निगमन में पहले नियम फिर उदाहरण होते हैं, आगमन में पहले उदाहरण होता है, ठीक है, फिर नियम होते हैं। ये आप लोग डिफरेंस है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। देखिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतना अच्छा वीडियो बनाते हैं आपके लिए, कृपया आप लोग शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर ज़रूर किया करिए। ठीक है, जिससे आपके दोस्तों को शेयर किया करिए, जिससे दोस्तों को भी आपको लाभ मिल सके। ठीक है, और आपके लिए आगे अच्छे और अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है।